श्री जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संकलन लहर की एक उल्लेखनीय कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। इस संकलन में कुल 33 कविताएं हैं, जिनमें 19 कविताएं छोटी हैं और 4 बड़ी कविताएं संकलित हैं। इन्हीं बड़ी कविताओं में से एक है पेशोला की प्रतिध्वनि। इस कविता में प्रसाद जी राजस्थान की अतीत गाथा को लेकर चलते हैं। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अनवरत कई वर्षों तक संघर्ष किया था। सन 1597 में राणा बीमार हुए, तब उनकी मरणासन्न अवस्था देखकर सरदारों ने उन्हें राम नाम लेने को कहा। महाराणा ने अपने सरदारों से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वचन लिया और फिर महाराणा का देहावसान हुआ। प्रसाद जी उदयपुर की पेशोला या पिछोला झील को देखकर यह महसूस करते हैं कि महाराणा प्रताप के बाद इस देश में वीरों का मानो अकाल सा पड़ गया है। इसी भाव से पूर्ण है यह कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। सन 1931 में इस कविता का प्रकाशन हंस में हुआ था। कविता का प्रारंभिक अंश कुछ इस प्रकार है। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में, शमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निर्लंब सा। आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से। तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में। तट तरु हैं चित्रित तरल चित्र सारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से। धूसर जलद खंड भटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। दुंदुभि मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन हैं। इस काव्यांश का अर्थ कुछ इस तरह ग्रहण किया जा सकता है। कवि उदयपुर की पिछोला या पेशोला झील के किनारे सूर्यास्त के दृश्य को देखते हुए कहते हैं कि निर्धूम अर्थात धुएं रहित एवं राख से रहित जलता हुआ चमकदार अग्निपिंड सूर्य आज लाल रंग की आभा लिए हुए करुणा के मंडल या करुणा की प्रतिच्छाया की तरह दिख रहा है। सूर्य अस्ताचलगामी है, अतः वह लाल है, लालिमा से युक्त है। यहाँ कवि करुणा का रंग लाल कहना चाहते हैं, इसीलिए अस्त होता हुआ लाल सूर्य करुणा के बिंब या प्रतिच्छाया की तरह जान पड़ता है। कवि आगे कहते हैं कि यह सूर्य विकल अर्थात बेचैन है, विवर्तनों से। बेचैनी की दशा में व्यक्ति निरंतर चक्कर काटता है, घूमता है, अस्थिर रहता है। यहाँ सूर्य के विवर्तन को कवि व्याकुलता, बेचैनी, शुद्ध मनः स्थिति का परिणाम मानते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को देखकर कवि मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप का स्मरण कर यह कहते हैं कि मेवाड़ में समय समय पर होने वाले कार्यों का आरंभ जिस महाराणा ने किया, विविध परिवर्तनों का जो साक्षी रहा, आज वह थका हुआ, झुका हुआ, असहाय, आश्रयहीन होकर पश्चिम के व्योम अर्थात आकाश में अस्त हो रहा है। कवि कहते हैं कि सूर्य निरंतर अपनी हजारों रश्मियों को विश्व के लिए लुटाता रहा है। मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप ने अपने तेज और बल रूपी किरणों को उसी तरह मेवाड़ के नाम पर लुटाया है। लगातार हजारों हाथों की माला रूपी सूर्य किरणें सूर्य के ओज, तेज और बल की दानशीलता का परिचय देती रही हैं। ठीक उसी तरह मेवाड़ की भूमि ने भी महाराणा के तेज, ओज, बल, साहस, उदारता, दानशीलता को प्राप्त किया है। सूर्य जिस तरह सूर्यास्त के समय पश्चिम में लुप्त हो रहा है, उसी तरह तेज साहस के पुंज महाराणा भी अस्त हो रहे हैं। उदयपुर में स्थित पिछोला झील के निकट
सूर्यास्त के दृश्य को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि पेशोला की लहरें शांत हैं, उसके जल के किनारे घनी छाया वाले पेड़ों की छाया प्रतिबिंबित हो रही है। यह प्रतिबिंब जल रूपी तरल की चित्रशाला की तरह दिख रहा है। इस झील के किनारे जो झोपड़े हैं वे विषाद, दुख, क्षोभ के शिल्प जान पड़ते हैं। इन झोपड़ों को देख केवल अवसाद, पीड़ा या शोक उत्पन्न होता है। अवसाद से मानो ये झोपड़े जल गए हैं। एकांत और जनहीन अनंत अर्थात आकाश में मटमैले धूल भरे बादल छाए हुए हैं। ये बादल मानो भटक कर यहाँ आ पहुँचे हैं। शाम के वक्त छाने वाला अंधकार पाप की तरह चारों ओर फैल रहा है। मेवाड़ भूमि, जिसने राणा के राज्य में जय विजय की ध्वनि बिखेरने वाली दुंदुभी, मृदंग, तुरही की ध्वनियाँ सुनी थीं, आज वे सब शांत हैं, स्तब्ध हैं, मौन हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सूर्यास्त के वातावरण पेशोला झील के निकट अवसाद से पूर्ण दृश्य को व्यक्त कर महाराणा की कमी को प्रस्तुत कर रहा है। इस अंश में झील के किनारे स्थित घने पेड़ों के प्रतिबिंब का झील के जल में दिखना कवि से एक सुंदर बिंब की योजना करवाता है। कवि झील के जल में पड़ने वाले पेड़ों के प्रतिबिंब को तरल चित्रसारी कहकर बिंब की योजना करते हैं। इस कविता का आगे का अंश है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से। प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूलि सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी। कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। महाराणा प्रताप ने यह संकल्प लिया था कि मेवाड़ की स्वतंत्रता उनके लिए सर्वोपरि है। जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराणा की इस प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए इस काव्यांश में कवि यह जानना चाहते हैं कि मेवाड़ में आज ऐसा कौन वीर है जो महाराणा की तरह शपथ ले सके। कवि पिछोला झील के निकट संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य के दृश्य को चित्रित करते हुए आगे कहते हैं कि आकाश में एक पुकार गूंज रही है। कौन ऐसा है जो इस उत्तरदायित्व को ले, कौन ऐसा वीर है जो इस मेवाड़ के महती उत्तरदायित्व को लेकर तनिक भी डिगेगा नहीं या विचलित नहीं होगा। अस्थिमांस के इस शरीर की दुर्बलता को लोहे से ठोककर, वज्र से परखकर तथा प्रलय रूपी उल्का पिंड को कसौटी पर कसकर हड्डियों को चूर्ण कर देने वाला अट्टहास कौन करेगा। अपनी दुर्बलता को ताकत में बदलने का साहस किस वीर में है। कवि आगे कहते हैं कि इस मेवाड़ में अब ऐसा कौन वीर है जिसकी भयंकर एवं तीव्र फुफकार मात्र से दुष्टों, नीच योनि की व्यक्तियों की पिशाच साधना धूल के समान उड़ जाएगी। अर्थात महाराणा के पश्चात दुष्टों का नाश करने की ताकत अब किसके पास है। कवि आगे पुनः कहते हैं कि इस मेवाड़ का भार, उत्तरदायित्व अब कौन लेगा। ऐसा जीवित कौन है जिसकी सांसों में इतना दम है कि उनके बल पर वह अपनी छाती ऊंची कर यह कहे कि मैं अभी मेवाड़ में जीवित हूँ, इसका दायित्व मुझ पर है। ऐसी प्रतिज्ञा लेने का साहस किस वीर में है। राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के समान किस वीर का सिर ऊंचा है। ताकत, बल, साहस के दम पर सिर ऊंचा रखने वाला कोई वीर अभी जीवित है। कोई तो बोलो, क्या सभी मृत समान है। कवि लगातार चुनौतीपूर्ण आह्वान कर महाराणा प्रताप की वीरता का स्मरण कर रहे हैं। इस कविता का आगे का अंश इस प्रकार है। आह इस खेवा की, कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधकार पारावार गहन नियति सा,
उमड़ रहा है ज्योति रेखहीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। सांस सफरी सी अटकी है किस आशा में, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वहीं शब्द घूमता है, किंतु वो ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि इस अंश में अत्यंत दुख के साथ कहते हैं कि बड़े खेद की बात है कि जिस तरह प्रकाशहीन होकर अंधकार से भरे समुद्र के विशाल उभय तट तूफान में उमड़ते हैं, तट रेखा को तोड़ती उसकी लहरें क्षुब्धता को व्यक्त करती हैं, और ऐसे समय बोझ से लदी नाव को पार लगाने के लिए जैसे कोई भी मल्लाह अपने हाथ में नाव की पतवार नहीं थामता, उसी तरह मेवाड़ की क्षुब्ध परतंत्र परिस्थितियों में मेवाड़ को पार लगाने, उसे परतंत्रता से मुक्त कराने कोई वीर नहीं दिखता। ऐसा वीर कौन है जो इन विकट परिस्थितियों में मेवाड़ का दायित्व अपने ऊपर ले। कवि कहते हैं कि जिस तरह मछेरा सफरी मछली को समुद्र के पानी में से बाहर अपने जाल के द्वारा खींच लेता है, मछली जाल में फंसकर बाहर आ जाती है, पर भी वह जीवन की आशा में मरती नहीं है, तड़पती रहती है। उसी तरह काल रूपी धीवर ना जाने कितने वीर पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर ले गया, बावजूद उसके तमाम हृदय आशान्वित हैं कि कोई वीर पुरुष अवश्य होगा जो राणा की तरह मेवाड़ के लिए प्रतिबद्ध होगा। परतंत्र मेवाड़ को स्वतंत्र करना नितांत दुष्कर कार्य है, लगभग वैसा ही जैसे तूफान में नाव को समुद्र के किनारे तक पहुंचाना। किंतु सफरी मछली जाल में अटक कर भी जिस तरह जीवन की आशा करती है, उसी तरह मेवाड़ भूमि में भी किसी वीर पुरुष के उदय की आकांक्षा जीवित है। कविता के अंतिम अंश में कवि कहते हैं कि पिछोला झील के लहराते हुए जलमंडल में वही शब्द घूमता हुआ बेचैनी और व्यग्रता का बोध कराता हुआ गूंजता सुनाई पड़ता है, किंतु वह आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती जो महाराणा प्रताप के मुख से मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए ली गई शपथ में निकली थी। महाराणा प्रताप के त्याग उत्सर्ग की शौर्य गाथाएं कीर्ति और यश के रूप में मेवाड़ भूमि के पग पग पर विद्यमान हैं। वही मेवाड़ है जिसे राणा प्रताप ने पराधीनता की जंजीरों से मुक्त किया था, फिर भी राणा प्रताप के संकल्प की प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं पड़ती। आज मेवाड़ में ऐसा कोई वीर नहीं जो मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा ले। जयशंकर प्रसाद छंद योजना वाले कवि माने जाते हैं, किंतु पेशोला की प्रतिध्वनि कविता तुक के बंधन से रहित कविता है। आलोचक इस कविता को नई कविता के मुक्त छंद के अनुसार लिखी गई कृति मानते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल टोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। प्रसाद जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर में कई स्फुट गीत हैं। बीती विभावरी जागरी ऐसा ही प्रसिद्ध गीत है जो कि लहर में संकलित है। इस कविता में कवि ने रात्रि के समाप्त होने पर उषा काल की कल्पना एक रमणी की तरह की है। सांग रूपक अलंकार की योजना द्वारा प्रातः काल का मनोरम चित्रण इस कविता में मिलता है। कवि कहते हैं कि हे सखी, रात बीत गई अर्थात समाप्त हो गई, सभी प्राणी जाग चुके हैं। आलस्य और जड़ता की जगह स्फूर्ति एवं चेतना को व्यक्त करने वाली सुबह हो चुकी है, तू जाग जा। कवि कल्पना कर कहते हैं कि अंबर अर्थात आकाश किसी जलस्रोत का पनघट है। घट को पानी में डालने पर बुलबुले उठते हैं
और लुप्त हो जाते हैं। उसी तरह इस अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागर स्त्री अपने घट को डुबो रही है और अंबर में बिखरे तारे उस घट में डूबकर लुप्त होते जा रहे हैं। रात्रि का तारों से भरा आकाश उषा के आगमन के कारण तारा विहीन होता जाता है। इसी सुंदर बिंब को कवि ने यहाँ चित्रित किया है। कवि आगे कहते हैं कि खगवृंद अर्थात पक्षियों का कुल कलरव करने लगा है, चहचहाने लगा है। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा में अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। नए नए पत्ते निकल आए हैं। कोपल, किसलय या नव पल्लव मानो उषा रूपी स्त्री का आंचल है जो मंद वायु के झोंकों से डोल रहा है। लताओं में नई कलियां खिली हुई हैं। उन्हें देखकर कवि कहते हैं मानो ये लताएं नव रस से भरी गागर लिए खड़ी हैं। इन गागरों में मधुरस भरा है क्योंकि कलियों के पराग ही मधुरस के स्रोत होते हैं। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार दृष्टव्य है। कवि आगे कहते हैं कि हे सखी, तू अब तक सो रही है जबकि मधु उषा काल का आगमन हो चुका है। कवि कहते हैं कि सखी, उषा आ चुकी है किंतु तेरे अधरों में अब तक गाए जाने वाले गीत अमंद हैं। इसका अर्थ यह भी होगा कि तेरे अधरों में राग या प्रेम अभी तक दिख रहा है। अलकों या तुम्हारे केशों में अब तक मलयज कैद है, बंद है। अर्थात नायिका के बालों की सुगंध मलयज पर्वत से आने वाले वायु की तरह शीतल और सुगंधित है। तू अब तक सो रही है सखी, आंखों में वियोग जनित भाव को व्यक्त करने वाला विहाग भरा हुआ है। इस पूरी कविता में गीत के काव्य गुण को लिए आवश्यक माधुर्य गुण उपस्थित है। शब्दों एवं वर्णों के सही नियोजन से कविता में संगीतात्मकता का अभूतपूर्व गुण देखा जा सकता है। उषा को स्त्री के रूप में चित्रित करने से मानवीकरण अलंकार की योजना सार्थक हुई है। प्रसाद जी की अगली कविता भी प्रभात या प्रातःकाल से संबंध रखती है। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों की ताराएं सब, मुद रही किरण दल में हैं अब। चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो। अरुणांचल में चल रही वात, अब जागो जीवन के प्रभात। यह कविता भी प्रसाद जी के काव्य संकलन लहर में संकलित है। कवि प्रभात काल को जीवन का नव जागरण मानते हुए आनंद एवं उल्लास से भरपूर प्रभात के आगमन पर जागने का आह्वान करता है। कवि कहते हैं कि जागो, जीवन प्रभात का आगमन हो चुका है। जीवन में नई आशा एवं उल्लास का संचार करने वाला है यह प्रभात काल। वसुधा अर्थात धरती पर जो ओस की बूंदें बिखरी थीं, ये हिमकण दरअसल क्षोभ या अवसाद के फलस्वरूप आंखों से गिरे आंसू थे। इन्हें लाल वर्ण वाली उषा बटोर रही है। उषा काल की लालिमा के कारण उषा को लाल वर्ण की स्त्री के समान कवि ने यहाँ चित्रित किया है। सवेरा दुखों को भूलकर सुखों के लिए नई उम्मीदों का संचार करता है। इसीलिए कवि ने शोभ के आंसू रूपी ओस या हिमकण को उषा नागरी द्वारा बटोरने की बात कही है। यह नव जागृति का संदेश देने वाला गीत है। नई चेतना, नए उत्साह, नई स्फूर्ति को जागृत करते हुए कवि पुनः कहते हैं कि रात्रि में अंधकार के नेत्र होते हैं तारागण। समस्त तारिकाएं अब प्रातःकाल को बिखरने वाली किरणों के दलों में छिप रही हैं। दिन के साथ किरणों का बिखरना और तारों का आकाश से लुप्त होने को सुंदर बिंब के द्वारा कवि ने यहाँ चित्रित किया है। कवि कहते हैं, सुख देने वाला मलयानल या मलयवात जो कि शीतल मंद और सुगंधित होता है, वह बह रहा है। कवि आगे कहते हैं कि तुम जागो और जागकर रजनी रूपी स्त्री की लाज बचाओ, अर्थात
प्रातःकाल के प्रकाश को ग्रहण कर रात्रि रूपी स्त्री को अपने घर जाने दो, अर्थात प्रभात का स्वागत एवं रात्रि को विदाई दो। पक्षियों का कलरव या चहचहाट शुरू हो चुकी है क्योंकि सुबह हो चुकी है। इस मधुर पक्षी कलरव को भेटो, मिलो, अर्थात सुनकर आनंद लो। अरुणांचल अर्थात पूर्व दिशा में मंद वायु बह रही है, तो अब तुम जाग जाओ। इस तरह इस कविता में कवि ने प्रातःकाल के आगमन के साथ जीवन में नई चेतना, उत्साह एवं आशा के संचार का आह्वान किया है।